हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का ढेर सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक और सेशन की, जिसमें हम बात करने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की, माफ कीजिए, इंडियन कल्चर की। ठीक है ना। तो इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, जो कि बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, और उसमें हम आज बात करेंगे आपके टॉपिक नंबर 5 पर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। यूनिट फर्स्ट आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अंतिम पोइम हमारी होने जा रही है द वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है, जो कि एल वसंत जी के द्वारा लिखित है। क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के मेन टॉपिक की, कॉन्सेप्ट की। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले जो भी मेरे नए छात्र हैं, पहली बार को सेशन को अटेंड कर रहे हैं, उन सबको बताना चाहूंगा कि इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही मेरे द्वारा 80 से ज्यादा सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही लॉन्च किए गए हैं। आप चाहें तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी सब्जेक्टों को आसानी से देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, जिसके आधार पर जो है आपको काफी आसानी होगी सभी सब्जेक्टों को पूरे डिटेल में देखने के लिए। और हर प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज जो है आपके लेक्चर दिए गए हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 इस प्रकार से पूरे सीरियल वाइज है। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे। और ये कुछ नोट्स है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार की गई। तो कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है। आप बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए कंप्लीट कोर्स है, और बीएससी बीकॉम वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कंप्लीट है। जो भी बच्चे लेना चाहें, स्पेशल कंटेंट के साथ में तैयार किया गया है। इसमें फालतू की सामग्री नहीं है, सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन आंसर या जो भी आईएमपी कंटेंट है आपके एग्जाम के आवश्यक है ना दृष्टिकोण से। और दूसरी बात है कि आपके अकॉर्डिंग जो आपको पढ़ना चाहिए, सिर्फ उसी कंटेंट को इस कोर्स में समाहित किया गया है। ये कोर्स आपको कैसे, हाँ एक बात मैं स्टार्टिंग बता दूं, इस कोर्स के लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा गया है। आप में से जो भी छात्र लेना चाहे वो बिल्कुल ले सकते हैं। सेशन के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, इस कोर्स को अगर आप लेते हो तो मार्केट से कोई भी बुक परचेस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिलहाल करते हैं शुरुआत। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है द वंडर दैट वाज इंडिया। तो एक समय भारत जो है काफी एक अद्भुत हुआ करता था, और अद्भुत हुआ ही नहीं करता था, सिर्फ हमारे दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। भारत आज भी अद्भुत ही है, बस दृष्टिकोण को अगर हम बदलेंगे तो हमें वही अद्भुत भारत आज भी नजर आएगा। और उसी दृष्टिकोण से आज हम कुछ खास बातें भारत की जो है पढ़ने वाले हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति की ओर जो है एक झलक देखने को मिलती है इस टॉपिक में। क्लियर। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, अब चूंकि 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, तो आप सभी को पता है कि पहले हम जो है कॉन्सेप्ट का की समरी को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको भी अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पोइम है द वंडर दैट वाज इंडिया, तो इसको हम थोड़ा सा पहले विस्तार से समझ लेते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं लेकर आया हूं, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस आपको ना करना पड़े। समय समय पर मैं थोड़ा साइड में होता रहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है अभी कुछ लेक्चरों तक जो है अभी पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी क्लास की, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास नोट्स की। तो अभी आप स्क्रीनशॉट से काम चला लीजिएगा, या फिर अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट डाउन करके अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत कुछ होती है यहां से कि हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। क्या कहा जा रहा है, एक एक शब्द का एक एक पैरा का मतलब समझाऊंगा मैं आप लोगों को। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता हमेशा बनाए रखेगी, क्योंकि पिछले कई हजार सालों से हिंदू सभ्यता निरंतर मतलब जो अपने सभ्यता जो है अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं और आगे भी बनाए रखेगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो है द भगवत गीता, द उपनिषद, द महाभारत एंड द रामायण विल ऑलवेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंस लाइफ। एक मानव के जीवन में जो है हमारे जो महापुराण है, जैसे गीता है, भगवत गीता है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, ये सब हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और निभाते आगे भी निभाते रहेंगे। और इसी के कारण हिंदू सभ्यता आगे भी कंटिन्यूटी बनाए रखेगी, निरंतरता बनाए रखेगी। उसी प्रकार से द यूजलेस प्रैक्टिस ऑफ एशियंट इंडियन कल्चर हैज ऑलरेडी बीन रिमूव्ड। क्या कहा गया है कि हमारे हिंदू धर्म में जो प्राचीन कुप्रथाएं हुआ करती थी, वो पहले ही रिमूव हो चुकी है, हट चुकी है। इंडिया इज चेंजिंग विद द टाइम फॉर गुड, बट द कल्चर ट्रेडिशन कंटिन्यूअस एंड इज नॉट लॉस्ट। भारत समय के साथ बेहतर हुआ है,
लेकिन हमारा जो ट्रेडिशन था, जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, उनमें बदलाव नहीं आया है, वो कंटिन्यू बनी हुई है। हाँ, जो बेकार प्रथाएं थी, जो कुप्रथाएं थी, वो हट चुकी है। ये संस्कृति समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि आगे भी सरवाइव करेगी, आगे भी कंटिन्यूटी बनाए रखेगी। उसी प्रकार से इंडिया हैज टोटली इन्फ्लुएंस्ड द होल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया को भारतीय सभ्यता ने या भारतीय संस्कृति ने जो है बहुत अच्छे से प्रभावित किया है। संस्कृत वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उस समय संस्कृत जो है, जो इन साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण पूर्वी राज्यों में या देशों में जो है संस्कृत उस समय आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। और नॉर्थ वर्ल्ड की बात करें, अगर उत्तर की बात करें, तो इंडियन कल्चर इन्फ्लुएंस स्प्रेड थ्रू द सेंट्रल एशिया टू चाइना। तो दोस्तों मध्य एशिया से लेकर चाइना तक, उत्तर की अगर बात करें तो मध्य एशिया से लेकर चाइना तक भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ। और previously the contact between China and India was strong, but some 2000 years ago, when Han Empire began to spread, did they really meet? पहले भारत और चीन के संबंध काफी मजबूत हुआ करते थे, जी हाँ, लेकिन 2000 साल पहले जब हैन साम्राज्य अस्तित्व में आया या हैन साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा चीन में, तो ये दोनों वास्तविक रूप से आपस में मिल पाए। भारत और चीन वास्तविक रूप से एक दूसरे से मिल पाए, और फिर उन्होंने अपने व्यापार में आदान प्रदान को जो है एक दूसरे को सहयोग किया। इसी के बाद में आगे स्टोरी है कि द प्रैक्टिकल ब्लेसिंग ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड आर राइस, कॉटन, स्पाइसेस, डेसिमल नंबर सिस्टम एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वास्तविक वरदान की बात करें जो भारत ने पश्चिम को दिया है, माफ कीजिएगा, पश्चिम में नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया को जो भारत ने वास्तविक रूप से जो वरदान दिया है, वो वरदान है चावल, कपास, मसाले, ठीक है ना, राइस, कॉटन, स्पाइसेस यानी मसाले, डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति, ये सब भारत ने ही पूरी दुनिया को दिए हैं। इतना ही नहीं, वेस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी इंडियन थिंकर्स लाइक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी एक्सेट्रा। इतना ही नहीं, पश्चिम जो है हमारे जो महान दार्शनिक रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, इन सब से पश्चिम बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। दोस्तों, गोइथे वोरो हिज प्रोलोग टू फर्स्ट फ्रॉम इंडियन ड्रामा। गोइथे महोदय ने जो नाटक लिखे उसकी प्रस्तावना भी भारतीय नाटकों से ली है। हम भारतीय संस्कृति के प्रभाव की बात कर रहे हैं। अगर पश्चिम में प्रभाव की बात करें तो गोइथे महोदय ने जो नाटक लिखे, प्रोलोग्यू लिखे, फर्स्ट नाम का जो प्रोलोग्यू लिखा था, ये थोड़ा सा वर्ड ठीक है, इट्स ओके, है ना, इन्होंने जो फर्स्ट नाम का जो नाटक लिखा है उसमें भारतीय नाटकों से इसकी प्रस्तावना ली थी। इतना ही नहीं, शोपेनहावर वाज इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेचर एंड साइकोलॉजी वाज ग्रेट ऑन इट्स द बुद्धिज्म में। शोपेनहावर, इनको आपने संभवतः अब तक पढ़ लिया हो, कई बार पढ़ा होगा, इनका नाम तो सुना ही होगा। ये एक विशेष, इनकी जो पकड़ थी ना, वो लिटरेचर और साइकोलॉजी में बहुत अच्छी पकड़ थी, पश्चिम में बहुत ही अच्छी पकड़। एक प्रकार से इनको हम कह सकते हैं कि ये जो है साहित्य और मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव रखते थे। इसके बावजूद भी वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा एमरसन, थोरो और कई नए इंग्लैंड के नए राइटर्स, इन्होंने भी भारतीय धर्मशास्त्रों को या भारतीय धर्म जो भी हमारे जो साहित्य थे उनका अनुवाद जो किया गया था, उस अनुवाद को पढ़ा और यहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। तो इस प्रकार से ओवरऑल तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पश्चिम भी जिस प्रकार से सेंटर एशिया से लेकर के चीन तक की बात करें तो सिर्फ मध्य एशिया से चीन तक ही नहीं बल्कि पश्चिम तक भी भारतीय संस्कृति ने अपना अच्छा खासा प्रभाव जमा कर रखा हुआ था, अच्छा खासा प्रभावित कर रखा था। क्लियर है? तो इन द फ्यूचर वर्ल्ड विल हैव द सिंगल कल्चर। आगे कहा जा रहा है कि दुनिया में अगर हम किसी कल्चर की बात करें दोस्तों, तो आगे चलकर के भविष्य में पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कल्चर रहने वाला है। एज सच इंडियाज इन्फ्लुएंस टू वर्ल्ड इज वेरी लार्ज। जिस प्रकार से भारत ने पूरी दुनिया को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित किया है,
विल कंटिन्यू टू गिव इट कंट्रीब्यूशन, और आगे भी जो है पूरी दुनिया को अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा भारत। क्लियर है? तो ये छोटी सी कुछ कड़ियां थी हमारे इस स्टोरी की, द वंडर दैट वाज इंडिया की, और इन्हीं कड़ियों से, कहें कि इन्हीं पैराग्राफ से आपका जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको चूक नहीं करनी है, जितने पैराग्राफ मैंने आपको यहाँ बताए मात्र उतने ही पढ़ के उतनों को ही समझ लीजिए। अब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इन्हीं पैराग्राफ से आएंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला। इवन 5-6 क्वेश्चन में आपको करवा के दिखाने वाला भी हूं। चलिए तो बढ़ते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? याद रखिएगा, इसका जवाब होगा दोस्तों, द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वालिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इट्स क्या है? इट्स रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। दुनिया में कई सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जो पिछले हजारों वर्षों से अपने अस्तित्व को सिर्फ बचा के ही नहीं रखा, बल्कि उसने बहुत ज्यादा विस्तार भी किया, और अन्य को, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में उसने अपना प्रभाव भी जमाया। तो सबसे मेन विशेषता क्या है इंडियन सिविलाइजेशन की? इट्स रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? इट्स रिटेंशन ऑफ कंटिन्यूटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो भारतीय जीवन शैली की अगर विशेषताओं की बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं होंगी इंडियन वे ऑफ लाइफ? क्या क्या होने वाली है? तो द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ इज क्या है? चार्म एंड ग्रेसियसनेस। क्या है? चार्म एंड ग्रेसियसनेस। चार्म का मतलब होता है सौंदर्य, सुंदर या आकर्षित करने वाला। तो जो भारतीय सभ्यता रही है, भारतीय जीवन शैली रही है, वो आकर्षित करने वाली रही है, और ग्रेसियसनेस रही है, यानी कि शिष्टता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारतीय सभ्यता से शिष्टता को जोड़ना कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। तो भारतीय सभ्यता की या भारतीय सभ्यता की भारतीय जीवन शैली की सबसे बड़ी अगर कोई विशेषता है तो वो है चार्म एंड ग्रेसियसनेस। एक शब्द में, दो शब्द में अगर जवाब दे तो एक लाइन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फर्स्ट इंडियन टू गो टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला भारतीय नहीं, पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले भारतीय कौन थे? याद रखिएगा, कॉलोनिस्ट फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया, जी हाँ, पश्चिमी भारतीय थे, पश्चिमी भारतीय। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र के जो लोग थे, उन्होंने पहली बार दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाकर के अपने उपनिवेश बनाए थे, और ये गए थे कुछ व्यापार के लिए गए थे और कुछ धर्म के प्रचार प्रसार के लिए गए थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट ऑफ एशियंट इंडियन कल्चर आर यूजलेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर? प्राचीन भारतीय संस्कृति के कौन कौन से जो पहलू हैं जो व्यर्थ थे, अनावश्यक थे या बेकार थे, बताइए इस कहानी के अकॉर्डिंग। तो सम प्रैक्टिसेस ऑफ एशियंट इंडियन कल्चर वर बर्बरस। कुछ प्रथाएं थी जो क्रूर थी, बेकार थी, बर्बरस थी। एनिमल वर सैक्रिफाइस्ड, जानवरों की बलि दी जाती थी। विडोज वर बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, पति की चिता के साथ पत्नियों को जला दिया जाता था, विधवाओं को जला दिया जाता था। गर्ल वर मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। ब्राह्मण लुक डाउन अपॉन द लोअर कास्ट, और इसके अलावा ब्राह्मण जो जाति थी वो निचली जाति के लोगों को हीन भावना से देखते थे। तो ये कुछ कुप्रथाएं थी भारतीय सभ्यता में जो अब तक लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह हट चुकी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज साउथ ईस्ट एशिया इंडेप्टेड टू एशियंट इंडियन कल्चर? दक्षिण पूर्वी एशिया अगर बात करें कि किस तरह से ये भारतीय संस्कृति का ऋणी है, भारतीय संस्कृति का क्या है? इंडेप्टेड है, ऋणी है, यानी आभारी है। कौन? दक्षिण पूर्वी एशिया, जी हाँ, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वो भारत की सभ्यता के या भारत की संस्कृति के किस प्रकार से ऋणी है? क्यों ऋणी है? तो सुनिए, द ऑल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चर फ्रॉम द इंडिया। तो इनका कल्चर का जो अधिकतम वाला पार्ट है ना, अधिकतम जो इनका कल्चर है
विशेष जो कल्चर है या कल्चर का जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, वो भारतीय सभ्यता से, भारतीय कल्चर से ही इन्होंने लिया है। बुद्धिज्म स्प्रेडेड टू दिस प्लेस, और इन स्थानों पर बौद्ध धर्म बहुत जो है बहुत तीव्र गति से फैला, बहुत ज्यादा प्रसार किया। संस्कृत बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों में, इन क्षेत्रों में संस्कृत उस समय आधिकारिक भाषा हुआ करती थी। द कल्चर ऑफ चाइना एंड द इस्लामिक वर्ल्ड influenced this area, but the primary forces of civilization came from India। और इतना ही नहीं, इन स्थानों पर सिर्फ भारतीय संस्कृति ने नहीं, यानी बौद्ध धर्म ने ही नहीं, बल्कि यहाँ पर चाइना के कल्चर ने भी अटैक किया है, चाइना के कल्चर ने भी कोशिश किया फैलने की, प्रभावित किया इन क्षेत्रों को। इस्लामिक संस्कृति ने भी इन क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ा हिस्सा रहा, सबसे बड़ा पार्ट रहा सभ्यता का, संस्कृति का, वो कहां से? इंडिया की संस्कृति से ही अधिकतम भाग इसका प्रभावित रहा है। क्लियर है? तो ये 5 क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आगे और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है या नहीं। यस, वन मोर, और वो ये कहता है कि राइट अ नोट ऑन द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिया ऑन द वेस्ट। पश्चिम पर जो है भारत के आध्यात्मिक प्रभाव पर एक नोट लिखिए। जी हाँ, एक नोट लिखना है। किस पर? पश्चिम पर भारत के आध्यात्मिक प्रभाव पर। पश्चिम पर भारत का आध्यात्मिक प्रभाव किस प्रकार पड़ा? तो सुनिए, द एक्सटेंट ऑफ द स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ऑन द एशियंट वेस्ट इन मच डिस्प्यूटेड। अगर इस प्रभाव की हम बात करें, पश्चिम पर भारत के प्रभाव की बात करें, तो ये हम पहले पैराग्राफ में समझ चुके हैं, देख चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, है ना। गोएथे साहब से लेकर के शोपेनहावर तक एक बार फिर से देख लेते हैं। जब हम इस विचार की बात करते हैं, इस प्रभाव की बात करते हैं कि पश्चिम को भारतीय संस्कृति ने, भारतीय सभ्यता ने कितना प्रभावित किया है, तो दोस्तों इस विचार पर विद्वानों के बीच में क्या है? डिस्प्यूट है। क्या है? डिस्प्यूट है, मतभेद है। इस पर आज भी चर्चाएं हो रही है। तो जेविस सेक्ट फॉलो द मोनास्टिक प्रैक्टिसेस इन सम रिस्पेक्ट सिमिलर टू दोज ऑफ बुद्धिज्म। साथ में ये भी देखा जा सकता है कि कुछ यहूदी संप्रदाय की जो जीवन शैली रही है, यहूदी संप्रदाय की जो जीवन शैली रही है और बौद्ध धर्म के जो सन्यासी रहे हैं, उनमें क्या सिमिलरिटी देखने को मिलती है। उनके जो नियम हैं किस किस में? यहूदी संप्रदाय में और बौद्ध धर्म के जो नियम हैं इन दोनों के, उनमें काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। अब ये सिमिलरिटी कहां से आई है? तो ये सिमिलरिटी भारतीय संस्कृति के प्रभाव के कारण ही आई है। इतना ही नहीं, पैरेलल्स में भी ट्रेस्ड बिटवीन पैसेज इन द न्यू टेस्टामेंट एंड पाली स्क्रिप्चर्स। न्यू टेस्टामेंट भाई ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है न्यू टेस्टामेंट। तो ये जो न्यू टेस्टामेंट है ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ, वहीं पालियों का जो पवित्र ग्रंथ है, माफ कीजिएगा, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है पाली ग्रंथ, पाली शास्त्र, इन दोनों में भी समानताएं देखने को मिली है। इतना ही नहीं, सिमिलरिटीज बिटवीन द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर्स एंड द उपनिषद हैव बीन नोटिस्ड। पश्चिम के जो फिलोसोफर रहे हैं, जी हाँ, पश्चिम के फिलोसोफर जितने भी विद्वान रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं, उनकी शिक्षा देने की जो स्टाइल थी ना, वो और उपनिषद में बताए गए जो कॉन्सेप्ट है, उन दोनों में काफी सिमिलरिटीज मिलती है। तो ये जो दार्शनिक रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं उपनिषदों से प्रभावित रहे हैं। इंडियन एक्टिविस्ट विजिटेड द वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड द वेस्टर्न कल्चर। तो ये प्रभाव आया कहां से, कैसे आया? पश्चिम के लोगों को ये प्रभाव कैसे पड़ा? तो दोस्तों पहले जो है भारतीय संस्कृति से कई विद्वान, कई तपस्वी लोग जो है पश्चिम की यात्रा पर गए थे। उन्होंने वहां संस्कृति और विचारों को गहराई से प्रभावित किया। उम्मीद ये करता हूं आप लोगों से कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक एक पॉइंट को समझाया है वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। अगर आपका पूरा ध्यान क्लास पर था
1% भी अगर आपका ध्यान नहीं हटा क्लास से तो 100% पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका है। अब आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी अन्य किताब से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं यहां दे रहा हूं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पर्याप्त है, इससे बाहर जाने की आपको कतई जरूरत नहीं है। तो अगर आप संतुष्ट हैं कॉन्सेप्ट से तो वीडियो को, क्लास को लाइक जरूर कर दें, लाइक करें। और अब बढ़ेंगे हम आगे और क्लास का करते हैं अब समापन। क्लियर है? पहले हमने स्टोरी को समझ लिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। उसके बाद में हमने 6 क्वेश्चन आंसरों को देखा जो अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही एग्जाम के लिए, साथ ही साथ में आपको ये पूरा टॉपिक समझाने में, कॉन्सेप्ट समझाने में, भारतीय संस्कृति या सभ्यता की विशेषताओं को बताने में कहीं से कहीं तक पीछे नहीं हटे हैं। 6 क्वेश्चनों के माध्यम से आप भारतीय सभ्यता के बारे में बेहतर तरीके से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, कल वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, माफ कीजिएगा, लेक्चर नंबर आपके 6 में हम बात करेंगे। यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। लेक्चर नंबर हम 6 में बात करने वाले हैं रीडिंग टेक्निक की। जी हाँ, रीडिंग टेक्निक। अब आपकी फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है, अब यूनिट सेकंड पर हम मूव कर चुके हैं। ठीक है, तो रीडिंग टेक्निक में स्किमिंग एंड स्कैनिंग पर चर्चा करेंगे। इन सब के अलावा मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप चाहते हैं बीए का कंप्लीट कोर्स करना तो बीए का कंप्लीट कोर्स मेरे पास में 2 प्रकार से अवेलेबल है। वीडियो क्लासेस के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको कोई पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक भी रुपया किसी को नहीं देना है। आप इसी चैनल के प्लेटफॉर्म में, मतलब इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो सारे सब्जेक्ट क्रम से दिए गए हैं। सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सारे लेक्चर, जितने भी लेक्चर क्लास के हुए हैं, सारे लेक्चर क्रम से खुल के आपके सामने आ जाएंगे। वहां से आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स पीडीएफ नोट्स के रूप में चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना होता है। उसके बाद आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है यहाँ से, है ना। इन सब के लिए पहले, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की आवश्यकता होती है। लोधर क्लासेस चैनल को देख लिया, इतना काफी नहीं होता है, क्लासेस को लाइक करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आखिरी फॉर्मेट होता है आपकी, जो आखिरी टास्क होती है ना, वो शेयर करने की होती है। अगर आपकी इच्छा अंतरात्मा गवाही दे कि मास्टर अच्छे से पढ़ा रहा है, हम लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा है, तो क्लासेस को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ये है ना। तो दोस्तों, जिनको भी, माफ कीजिएगा मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ जिन दोस्तों को कंप्लीट कोर्स चाहिए जो मेरे द्वारा, मेरे कंटेंट के द्वारा तैयार किया गया हो, विशेष कंटेंट के साथ तैयार किया गया हो, अच्छे से कस्टमाइज किया गया हो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो, आलतू फालतू का जो कचरा किताबों में होता है उनको हटाने के बाद जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है, सिर्फ उसी कंटेंट के साथ में अगर नोट्स की बात करूं तो ये नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप जो भी छात्र चाहे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करके ये नोट्स ले सकते हैं। 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसमें आपको किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाती है, और 399 का सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट यानी कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। कैसे मिलेगा ये? तो जिन दोस्तों को, सिर्फ जिन दोस्तों को ये नोट्स चाहिए, सब्सक्रिप्शन नोट्स चाहिए, वो ही दोस्त सिर्फ इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नीचे लिख दीजिएगा कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, 99 वाला या 399 वाला। आपको हमारी टीम जो है व्हाट्सएप पर ही सब कुछ समझा देगी और वहीं पर 2 मिनट में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और नोट्स भी आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, सेशन अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 3rd ईयर तक मैं आपके साथ बने रहने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ में, ताकि 3rd ईयर तक आप जो है डिटेल क्लासेस मेरे द्वारा ले सके। मिलेंगे कल फिर नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।